तो हम अभी उषा दीदी को वेलकम करते हैं हमारे बीच में रिफ्रेशिंग संडे इवनिंग टॉक में। आज हमारा सौभाग्य है, उषा दीदी का हम हमेशा टीवी में सुनते हैं या यूट्यूब में सुनते आए हैं, लेकिन आज सम्मुख में संडे टॉक वाले भी मिलने का सौभाग्य मिला है। शांति सरोवर में संडे इवनिंग टॉक में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आप सभी के तरफ से। माधवीबेन दीदी को पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं। उषा दीदी सीनियर राज योगा मेडिटेशन टीचर है, मैनेजमेंट ट्रेनर है, स्पिरिचुअल काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर है और ऑथर है। 2 बुक्स आपने लिखा है, वन इज सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप और दूसरा है टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। दीदी हैज़ रिसीव्ड हॉल ऑफ फेम अवार्ड in 2012 and she has gotten the award Moral Award 2019 from Thailand government and Peace Medal also, and she has received Ambassador of Spiritual Wellness Award in 2019 in Los Angeles, America, and the prestigious award GOD Award, God Award, सुना है? So that is the Global Order of Dignitaries by the Princess of Philippines. And ये बहुत गौरव की बात है। Recently she has been conferred a doctorate degree by Vikramshila Hindi Vidyapeeth as Vidya Vachaspati from Bangalore, Bihar से। Leading from within, अपने अंदर से कैसे जीवन को जीना है, एक लीडर बन के कैसे जीना है, इसके ऊपर दीदी जी प्रकाश डालेंगे। तो और एक बार करतल ध्वनि से दीदी का वेलकम करेंगे और फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम रहेंगे और दीदी का सुनेंगे। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इस संडे इवनिंग टॉक में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर विषय यहाँ चुना गया है, लीडिंग फ्रॉम विदिन। और शायद आज हर कोई यही चाहता भी है, क्योंकि अब तक एक ऐसा फोकस हम सभी ने अपनाया था कि आउटसाइड इन अप्रोच, लेकिन अब समय की मांग के हिसाब से इनसाइड आउट अप्रोच। भीतर से हम अपने आप को या कारोबार को किस तरह से चलाएं। ईश्वर ने हम सभी को अथाह शक्ति दी है, अथाह क्षमता दी है। We are all blessed. Each and every human being, when they come to this world, they are all blessed souls. Why? Because each one has a definite purpose for their lives. The only thing is that we have to understand what purpose we have to play our role accordingly. तो जीवन के अंदर हर आत्मा को जब इस संसार में आती है तो ईश्वर से वो गुण, वो शक्ति वरदान के रूप में उसको मिलती है कि जिसके आधार पर उसके जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को वो जी सकते हैं और उसी से ही उसको आंतरिक सैटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि हर एक का रोल अपना अपना है इस बेहद के ड्रामा में। कोई 2 व्यक्ति का भी रोल एक जैसा तो है नहीं। हर इंसान को किसी को कौन सी शक्ति तो किसी को कौन सी शक्ति मिली है,
क्यों नहीं हम उस शक्ति को पहचान करके, उस शक्ति को टैप करके उसको बाहर ले आए। और जब उसको बाहर ले आते हैं और उसी के आधार से फंक्शन करेंगे तो वी बिकम आइडियल फॉर अदर्स, वी बिकम मेंटर फॉर अदर्स, वी बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। और लोग हमें देखते हुए अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वो अपने आप को झांकना शुरू करते हैं कि हमें कौन सी शक्ति ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त हुई है। जब तक हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसको टैप नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरल है जो जीवन हम जी रहे होते हैं उसको हमें सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त होता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। हम दूसरों को देख रहे हैं, ये ऐसा करते मैं भी ऐसा करूं, ये ऐसा करते मैं भी ऐसा करूं, लेकिन शायद वो क्वालिटीज मेरे में है नहीं। जब वो क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं है तो वी आर गोइंग और मूविंग अगेंस्ट आवर क्वालिटीज, आवर वैल्यूज। और जब उसके अगेंस्ट जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम लीडर बन सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बॉडी की सारी फंक्शन बता रहे थे, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल को किस तरह से बैलेंस करना है। लेकिन उसके साथ साथ कई चीजें हमें उस शक्ति जो ईश्वर से प्राप्त हुई है उसी के आधार पर भी बैलेंस करने की जरूरत है। जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है और उस कहानी से आरंभ करना चाहूंगी मैं कि एक बार माउंट आबू, आप सभी ने देखा होगा, माउंट आबू में फेमस दिलवाला टेम्पल्स है। पूरा मार्बल आर्किटेक्चर वर्क किया हुआ है। 2 स्कल्प्टर वहां काम कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। He was in search of something. He was in search of the meaning of life. जीवन का मतलब क्या है? जब ये दोनों व्यक्ति को काम करते हुए देखा तो एक व्यक्ति बड़ा सिंसियरली फोकस होकर के अपने काम में लगा हुआ था और दूसरा व्यक्ति गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ अपना काम कर रहा था। दोनों की स्टेट को देख करके उसने सोचा ये जो एकदम सिंसियरली काम कर रहा है शायद उसको जीवन का मतलब मालूम है, इसलिए वो इतना फोकस्ड है। मैं उसको जाकर के पूछता हूं। तो उसके पास जाकर के पूछते हैं, भाई व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति ऊपर देखता है इस बुजुर्ग को और कहता है, दिखाई नहीं दे रहा है? पत्थर तोड़ रहा। वो बुजुर्ग को he had pity for him और उसने कहा कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पत्थर तोड़ रहा हूं, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर आगे जो दूसरा स्कल्प्टर काम कर रहा था गुनगुनाता हुआ, तो बुजुर्ग ने सोचा शायद उसको जीवन का मतलब मालूम है, इसीलिए वो बड़ा खुशी से गुनगुनाता हुआ काम कर रहा है। उसको जाकर के पूछता है कि भाई व्हाट आर यू डूइंग? सेम क्वेश्चन। वो व्यक्ति उसके तरफ देखता है और कहता है,
कि मैं एक मंदिर बना रहा हूं, और ये पीस जो मैं काम कर रहा हूं, ये एक सामने से लगेगा, और जब ये सामने लगेगा, आने वाले समय में लाखों लोग आएंगे ये मंदिर देखने के लिए, और जब ये कार्विंग को देखेंगे तो उनके अंदर ये प्रश्न होगा, ये कौन व्यक्ति था, और मुझे याद करेंगे। और जब भी मैं ये बात सोचता हूं कि आने वाले समय में लोग मुझे याद करेंगे, तो मेरे अंदर एक एंथुजियाज्म भर जाता है, और उसके कारण जो है मुझे इतनी खुशी होती है, और इसलिए मैं गुनगुना रहा हूं। एक पत्थर तोड़ रहा था, दोनों सेम काम कर रहे थे, लेकिन एक पत्थर तोड़ रहा था और एक, उसके पास एक ऐसा विजन था फ्यूचर का, और वो विजन इतना क्लियर, विविड था उसके अंदर, जिस कारण से वो चार्ज हो जाता था और इतना प्यार से अपना काम करता था गुनगुनाते हुए। उसकी क्रिएटिविटी इतनी बड़ी रहती थी क्योंकि उसकी सोच वैसी थी। ठीक इसी तरह यही सवाल अगर हम अपने आप से पूछे, व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ, पहले व्यक्ति की तरह एम आई लेबरिंग इन माई लाइफ, पत्थर तोड़ना माना आई एम लेबरिंग इन माई लाइफ, सुबह से रात तक बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के, या मैं वो दूसरे व्यक्ति की तरह एम आई एंजॉइंग माई लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग, एम आई लेबरिंग इन माई लाइफ और एम आई एंजॉइंग माई लाइफ। जो कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर उस वैल्यूज को जोड़ते हैं, और एक बहुत क्लियर विजन हमारे सामने है, जिस कारण से हम चार्ज हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो पत्थर तोड़ने वाला ही अनुभव करते हैं सुबह से रात तक, as if they are just laboring, and by the end of the day they are so exhausted, burnt out of energy, कि उसके बाद उनको कुछ सूझता नहीं है। वो पहला व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा था, उसकी साइकोलॉजी देखो, पत्थर तोड़ रहा हूं, अरे वो स्कल्प्टर है, वो कुछ डिजाइन कर रहा था, लेकिन उसको खुशी नहीं थी, लेबर करने जैसा उसको महसूस हो रहा था, और इसीलिए दिन के अंत में वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि उसके बाद उसके काम के विषय में सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति सारा दिन इतना चार्ज हो जाता था खुशी से कि दिन के अंत में भी वो साइड में जब बैठता था और दूर से अपनी क्रिएशन को देखता था, तो उसके अंदर और क्रिएटिव आइडियाज फ्लो होते थे, और क्या उसमें भरा जाए, खुश होता था। मेरे दिन के अंत की स्थिति कैसी है? आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई जॉब, या मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी फ्लो हो रही है, क्या है मेरी स्थिति? इसलिए कहा, व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ, एम आई लेबरिंग और एम आई एंजॉइंग? क्योंकि लीडिंग फ्रॉम विद इन, आई नीड टू एंजॉय, आई नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन दैट आई एम गिविंग टू माई लाइफ। किस तरह से मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रही हूं, या मैं अपने आप से थक जाती हूं, थकावट का अनुभव करते हैं, या बहुत अच्छा दिन के अंत में आज मैंने कुछ बहुत अच्छा किया, ये फीलिंग आती है। उसके आधार से हमें पता चलता है कि मैं अपने जीवन में एक पर्पसफुल लिविंग है, या विदाउट एनी डायरेक्शन
उस जगह पर हम पहुंच गए हैं और हमें अपने जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, क्या अनुभव है हमारा? इसीलिए एक लीडर को अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? हु इज अ लीडर? हु इज अ लीडर? कैन एनीवन से? हु इज अ लीडर? किसी ने बहुत सुंदर तरीके से उसको डिफाइन किया है, अ लीडर इज अ वन हु नेवर रिएक्ट्स but observes, understands, analysis करता है and then acts decisively. अगर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो क्या दूसरे को लीड कर सकता है? So leader is the one who never reacts, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है, अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करता है, एनालाइज करता है क्यों ये हुआ, और उसके बाद एक्ट्स डिसाइसिवली। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना, आई कैन नॉट टॉलरेट, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर इस बात को थोड़ा एनालाइज करें कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है, आपके साथ कोई काम कर रहा है, आपका जूनियर हो, आपके सामने किसी बात को लेकर झूठ बोलता है और आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सोचो कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? कब बोलता है? डर, डर उसको झूठ बुलवाता है, भय, सच्चाई को फेस करने की ताकत नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो झूठ का सहारा ले लेता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत इजी है। अब डर पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव है? नेगेटिव है। झूठ बोलना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जो सपोर्ट लिया उसने, वो भी नेगेटिव है। उसने तो चलो डर के कारण, ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसके कारण उसने झूठ बोला, लेकिन आपको वहां गुस्सा आ गया। आपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से किया, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोला आपको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो हु इज पावरफुल? एक नेगेटिव इंसान आपको तुरंत नेगेटिव बना सकता है। आप पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसको पॉजिटिव नहीं बना सके। सो हु इज पावरफुल? क्या कहेंगे? इज पावरफुल, है ना? लेकिन मान लो कि आपने अपना दिन बहुत अच्छे से शुरू किया। मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? मेडिटेशन से आपने अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव थॉट्स देकर के आरंभ किया अपने दिन। आप वहां जाते हो, आपके पास एक पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी है। अब वो व्यक्ति झूठ बोलता है, आपने समझ लिया, यू ऑब्जर्व, अंडरस्टूड, ये झूठ बोल रहा है, और आप कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है करके आ जाते हैं अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में लग जाते हैं। अब आपने क्योंकि रिएक्ट नहीं किया, इसलिए उसके अंदर एक युद्ध चलती है कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन अगर सच बोलता था तो क्या होता था? थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ती थी, यही ना। अंदर उसके फाइट चलती है, इमोशंस की और उसके माइंड की। इतना द्वंद्व चलता है
कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सच, क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑरा जो है वहां काम कर रहा है सटली, बहुत सूक्ष्म रीति से। अब आप जो है शांत होकर के आ गए, आपने समझ लिया ये झूठ बोलता है। वो व्यक्ति एक द्वंद्व में चलता है, आधा पौना घंटा उसके अंदर द्वंद्व रहता है। आधा पौना घंटे के बाद वो हिम्मत इकट्ठी करता है और आपके कैबिन में आकर के कहता है, सर एक बात कहनी थी आपको, आइए सुनाइए। फिर वो एक्सप्लेन करता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ, सारा एक्सप्लेन करता है। लेकिन उस समय मेरे को डर था, मैं सच बोल नहीं पाया आपके सामने। उसके बाद भी आप उसको कहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने बता दिया, अच्छा किया तुमने बता दिया, थैंक्स, इतना कह दो। अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? क्या होगा? कम होगा। अब जब डर कम हुआ, उसको लगा मैंने सच बोलने के बाद इन्होंने तो गुस्सा किया ही नहीं, मैं तो फालतू डर रहा था। अब दूसरी बार यानी कि सच बोल देगा, इतनी ताकत उसमें नहीं आती है सच बोलने की। लेकिन दूसरी बार क्या होगा, जब आप वहां जाएंगे, सच नहीं बोलेगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगा, झूठ भी नहीं बोल पाएगा, चुप रहेगा, चुप रहेगा। फिर उसके अंदर द्वंद्व चलेगा कि मुझे बता देना चाहिए, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। फिर वो आधा घंटे के बाद आपके कैबिन में आकर कहता, सर एक बात कहूं आपसे, उस समय तो मैं चुप रहा, लेकिन बात ऐसी ऐसी थी, सारा एक्सप्लेन करता है। आप फिर उसको कहते हैं, बहुत अच्छा किया बता दिया, थैंक्स, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अब उसका डर बढ़ेगा या और कम होगा? और कम होगा। एंड दिस इज हाउ यू एम्पावर पीपल, यू एम्पावर पीपल। उसका एक ट्रस्ट बैठ जाएगा, ये व्यक्ति मुझे समझता है। कई बार कई लोग आपने देखे होंगे, मुझे कोई नहीं समझता, सिर्फ ये एक व्यक्ति है जो मुझे समझता है, कहते हैं कि नहीं कहते? और कोई नहीं समझता है, बस ये हर बार मुझे समझता है। So a leader is the one who never reacts, but observes, understands, analyzes, and then acts decisively, because he starts empowering people. ये है leading from within. और उसके लिए, क्योंकि उसके पास करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट है, और वो करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट क्या है? 5 C's। 5 C's। पहला C है हैविंग अ काम स्टेट ऑफ माइंड। मेडिटेशन से आपका स्टेट ऑफ माइंड काम होता है। सेकेंडली, अ क्लियर फोकस। आपके पास एक क्लियर फोकस है। तीसरा, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। काम स्टेट ऑफ माइंड और क्लियर फोकस है तो कॉन्फिडेंस आना ही है। और जहां ये तीनों है वहां आप कमिटेड हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। और प्रतिबद्ध हो गए तो जरूर है उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थॉट्स, आउट ऑफ द बॉक्स जैसे कहा, सोचना आरंभ कर देते हैं। ये करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देता है। हर कर्म करने का एक सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होता है। तो ये 5 C's, काम स्टेट ऑफ माइंड और मेडिटेशन, यही तो काम करता है। मेडिटेशन का काम क्या है? अपनी मन स्थिति को शांत करना, अपने जो कंफ्यूजन के बादल है उसको खत्म करके एक क्लियर फोकस डेवलप करना, जिससे हमारे अंदर कोई बात आप जानते हैं,
बहुत क्लियर है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे शूट अप होता है। और कोई अगर कहे कि नहीं आप नहीं करो, अरे मैं क्यों नहीं कर सकता, कमिटेड हो जाते हैं। अरे मैं कल शाम तक आपको करके देता हूं, है ना। और उसके लिए आप इतना सोच करके अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर जनरेट होने लगते हैं और वो क्रिएटिव आइडियाज आपके फ्लो हो जाते हैं। ये करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट है। तो ये 5 बातों के कारण, 5 C's के कारण आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। जो शक्ति और क्षमता ईश्वर से हमें ब्लेसिंग के रूप में मिली, हर एक को मिली है। ये नहीं कि किसी किसी को मिली है और किसी को नहीं मिली, ऐसा नहीं है, हर एक को मिली है। और वो है 8 पावर्स। लेकिन परसेंटेज में कभी कौन सा ज्यादा कम हो जाता है। वो 8 पावर्स कौन से, जिसको हम कहते हैं 8 एबिलिटीज, कार्य क्षमता। तो वो 8 पावर्स क्या है व्यक्ति के भीतर, जिसको हमें टैप करके बाहर लाना है, जो हमें एफिशिएंट भी बनाता है, इफेक्टिव भी बनाता है, और उसको हमें कैसे डेवलप करना है, आज उसी बात पर हम देखेंगे, ताकि हम भीतर से लीड कर सकें। तो सबसे पहली एबिलिटी अगर है तो वह है द लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की शक्ति। और आज यही एबिलिटी लोगों में नहीं है, सुन नहीं पाते हैं। किसी की बातें कोई सुनाना चाहता है तो भी हमारे में धैर्यता नहीं है जो हम सुन सके। तुरंत उसको बीच में काट करके और फिर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में, गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर, श्री कृष्ण इज द बेस्ट लीडर। व्हाई? बिकॉज ही हैज दिस लिसनिंग एबिलिटी। पूरा एक अध्याय तक अर्जुन बोल रहा है और कृष्ण मुस्कुराता हुआ उसकी हर बात सुन रहा है। लिसनिंग एबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अगर हमने किसी को आधे में काट दिया तो हो सकता है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो बाद में सुनाने वाला था, उसको काट दिया तो हम उस इंफॉर्मेशन को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और बिना उस इंफॉर्मेशन को जो डिसीजन लेते हैं वो सही होगा ही नहीं। इसलिए लिसनिंग एबिलिटी, हाँ कई लोग होते हैं जिनको बहुत लंबा लंबा करने की आदत होती है, लेकिन वी हैव टू बी अ गुड लिसनर इन ऑर्डर टू लीड फ्रॉम विद इन। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप कर सकते हैं, आप सबके पास अगर पेपर पेंसिल अगर है या आपके मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देती हूं। एक लकीर खींचिए, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। खींच लिया, लकीर खींचा। अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। लिखा सभी ने? अच्छा, कितनों ने एक अक्षर यहां लिखा, एक अक्षर यहां लिखा? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितनों ने फर्स्ट एंड लास्ट यहां लिखा, फर्स्ट एंड लास्ट यहां लिखा? 1 2 3। व्हाट डिड आई से? जबकि मैं आपको कह रही हूं दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर सीइंग हाउ गुड लिसनर्स यू आर। The exercise is on listening ability.
ये जानते हुए भी मेजॉरिटी ने एक आगे एक पीछे लिखा। हमने क्या कहा था, हिंदी में भी कहा, इंग्लिश में भी कहा, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, कहा था। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। आई वाज सो स्पेसिफिक। फिर क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? एक इधर एक उधर कर दिया, क्यों? हाँ, अब मुझे डाउट आ रहा है, 6 बजे से आप जो सुन रहे हैं डॉक्टर साहब की बातें मेरी सुन रहे, हाँ, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग किया होगा। हाँ? जबकि इतना स्पेसिफिकली बोला, हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो भी देखो, अब क्यों आपने गलती किया? क्यों गलती हुई? क्यों गलती हुई? एनीबडी? क्योंकि जब मैं बोल रही थी आप सुन नहीं रहे थे। अगर आप सुनते थे तो गलती नहीं होती थी। आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? मैं बोलने में बहुत क्लियर थी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कन्वे कर रही थी। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। आपने इसको देखा ना, आपने समझ लिया। इसलिए जो बात कम्युनिकेट की जा रही है उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप बॉडी लैंग्वेज को देख करके मैसेज को अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करते हैं। आधा घंटे के बाद अगर मैं कहती थी, अच्छा आपने वो एक्सरसाइज किया ना, 2-2 शब्द लिखे, आप कहेंगे बहन जी आपने एक कहा था, कहते हैं। और मेजॉरिटी विंस। अगर मेजॉरिटी ने वही किया है तो फिर वही सही था। लेकिन मेजॉरिटी भी गलत हो सकते हैं। मेजॉरिटी भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि आज लोगों का देखने पर विश्वास हो गया है, सुनने की क्षमता कम हो गई है। और अधिकतर लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आते हैं वो इसी कारण से आते हैं। एक बहुत क्लियर है अपने मन के अंदर कि उसको क्या चाहिए, उसने कम्युनिकेट एक्यूरेटली किया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी, जिसके कारण सारा मैसेज गलत तरीके से समझा गया और फिर झगड़ा होता है। वो कहेंगे मैंने बहुत क्लियरली ये बात कही, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं ये था, मैं कोई मूर्ख हूं। फिर बात होती है मैं कोई मूर्ख हूं, मैं कोई ऐसा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये है, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और इस झगड़े का कारण क्या है? क्योंकि कम्युनिकेट वर्बल लैंग्वेज कुछ और कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही थी। लोग आजकल मोबाइल पर बात करते हैं ना, सामने वाला देखता भी नहीं तो भी एक्शन करते जाते हैं, और तीसरा व्यक्ति देख करके उस मैसेज को समझने का प्रयत्न करते हैं, और फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाकर क्या कहते हैं, अरे मैं अभी सुन के आया ना उसकी बात, यही बात तो कह रहा। और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और जब वो बात घूम घूम करके आपके पास आती, आपको लगता मैंने ये बात कही नहीं है। किसको कही? मैंने किसी को कही नहीं है। आप फोन पर बात कर रहे थे, याद करो, फोन पर बात कर रहे थे। अरे भाई मैंने फोन पर किसी से ऐसी बात किया ही नहीं, क्योंकि जब हमने किया ही नहीं, खाली बॉडी लैंग्वेज कुछ और कन्वे कर रहे, और उसमें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक ये लिसनिंग एबिलिटी की कमी के कारण कितने झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, एंड नोबडी कैन हेल्प देम।
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनती ही नहीं है। तो फर्स्ट एबिलिटी लिसनिंग एबिलिटी को बहुत अच्छे से हमें अपने अंदर उसको बाहर ले आना है। उसके साथ साथ दूसरी है अवेलेबिलिटी, मेंटल अवेलेबिलिटी। कभी कभी हमारी फिजिकल अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन हम मेंटली ऑक्यूपाइड रहते कहीं और इसलिए सामने वाला बात सुना रहा है, हम हाँ हाँ कर रहे हैं, मैसेज गया नहीं अंदर, और बाद में तुमने कब कहा मुझे, अरे फलानी जगह, अरे भाई वहां कहा ही नहीं है बात तुमने, क्योंकि हम मेंटली अवेलेबल नहीं थे। तो जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास और हमें अचानक डिसीजन लेना पड़े तो क्या होगा? सही गलत को हम पहचान नहीं सकते। इसलिए तीसरा एबिलिटी है डिस्क्रिमिनेटिंग या डिसर्निंग, सही गलत को एनालाइज करते हुए उसको छांटना, और तब जाकर के हम डिसीजन ले सकते हैं। तो कोई भी बात का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो डिसीजन हमारे लिए फ्यूचर को भी निर्धारित कर देता है। लेकिन उसके लिए पहले तो फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। कई लोग अधीर होते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी लेते भी नहीं है, क्योंकि मेंटली अवेलेबल भी नहीं है। फिजिकल हाँ हाँ करते रहेंगे, अंदर कुछ और चल रहा है, इसलिए मैसेज को पूरा समझा नहीं। सामने वाला फिर बाद में, सर हमने ये बात आपको कही थी, कब कही थी, कब कही थी, यही हम कहते हैं। और इसीलिए हम जो सारी इंफॉर्मेशन 10 जगह से अगर आई, उसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सके, डिसर्न नहीं कर सके, तो डिसीजन क्या होता है? गलत। और कई बार कई लोगों का जीवन कोलैप्स हो जाता है रॉन्ग डिसीजंस के कारण, रॉन्ग डिसीजंस के कारण। वी कैन नॉट लीड, बिना राइट डिसीजन के आप क्या लीड करेंगे? लीड ही नहीं कर सकते। इसलिए ये चारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। लेकिन ये चार के साथ साथ दूसरे चार वो भी बहुत जरूरी है। और वो दूसरे चार कौन से हैं? उसमें पांचवी क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस। कई बातें जब डिसीजन लेते हैं आप, तो टॉलरेट भी करनी पड़ती है, और टॉलरेट करते हुए उस टीथिंग ट्रबल से आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। कभी कभी सहन करना पड़ता है, तभी कहते हैं कि जितना व्यक्ति सहन कर मूर्ति बनता जाता है ना? वो कहानी है कि एक मार्बल का मंदिर था, पूरा मार्बल से बना हुआ था, और जो देवों की मूर्तियां थी वो भी मार्बल की थी। तो जब कोई नहीं था तो नीचे जो बिछा हुआ मार्बल था, वो उस मार्बल को कहता है, मूर्ति को, कि तू कितना लकी है, हम दोनों एक ही खदान से आए, मन एक ही माइंड से निकले हैं, लेकिन आज मेरे ऊपर लोग पैरों से चलते, मुझे रगड़ते हैं, और तुम्हारे ऊपर इतने फूल चढ़ते हैं, तुम कितना लकी है। तो मूर्ति कहती है कि अरे भाई, ये फूलों को प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी हथौड़ी छेने से मुझे ये किया गया, कार्व किया गया है, एक एक छेनी हथौड़ी मैंने खाई है, सहन किया है, तब आज मैं मूर्ति बनाऊं। पहले तो तुमको ही मूर्ति बनाने वाले थे, और वो स्कल्प्टर ने तुझे लिया भी, लेकिन पहला हथौड़ा जैसे ही लगाया तुम टूट गया, तुम उतना भी सहन नहीं कर सके, तो फिर उसने तुझे रिजेक्ट करके
टाइल्स के रूप में लगा दिया नीचे, आज तुम्हारे ऊपर से लोग चल रहे हैं। अब सहन कर रहा है, उसी समय सहन कर लेता था। लाइफ में हमें भी जब ईश्वर कुछ बनाना चाहता है तो थोड़ा सहन करना पड़ता है। सहन करके ही इंसान आगे बढ़ता है, ऊंचा उठता है। नहीं तो बाद में फिर जिंदगी भर क्या होता है, सहन करते रहो, फिर कुछ नहीं। पहली बार में ही अगर टूट गए तो फिर जिंदगी भर करते रहो। तो इसीलिए सहन करना कई बार हमें मूर्ति बना देता है, और मूर्ति बन करके हम उस सम्मान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सहन ही नहीं कर सकता, वो जिंदगी भर सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए ये जो कई बार कई लोग कहते हैं मुझे बहुत सहन करना पड़ा, कोई बात नहीं, मूर्ति बन रही है। अरे मूर्ति बन रही तो बाद में तो सम्मान ही मिलना है। कोई भी इंसान बिना सहन किए महान नहीं बनता है। दुनिया में जितनी भी महान पर्सनैलिटीज हुई है वो सहन करके ही तो हुई। उन्होंने लाइफ में क्या नहीं सहन किया होगा, तब जाकर के उस लेवल तक पहुंचे हैं, है ना। तो पांचवी एबिलिटी है टॉलरेटिंग एबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ, टॉलरेंस के साथ साथ एडाप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एडाप्टेबिलिटी माना हर एक को समा लेना, एडाप्ट कर लेना, अपने में उसको स्वीकार कर लेना। बिना टॉलरेंस के, टॉलरेंस जहां है और एडाप्टेबिलिटी है तो व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचा उठता है। लेकिन अगर सहन करने की शक्ति नहीं है, न मूर्ति बन सकता, न सम्मान प्राप्त कर सकता, न समा सकता है हर एक को अपने अंदर। और जब समा ही नहीं सकता है तो वो गंभीरता उसके जीवन के अंदर आती नहीं। एक समुद्र हर एक को जब समा लेता है, चाहे किचड़ा वाला पानी हो, गंदा पानी हो एकदम, तो भी समाता जाता है। लेकिन किचड़ा वो खुद भी नहीं रखता है, किनारे पर फेंक देता है। ठीक इसी तरह काम की चीज को हम संभाले, बिना काम की चीजों को सुनो ही नहीं, काम की नहीं। तो ये दोनों एबिलिटी भी साथ में जाती है। और उसके साथ जो दूसरी दो एबिलिटी है कि जब टॉलरेंस है, पावर आपके पास, एडाप्टेबिलिटी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आपकी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी तरह से आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उसी के आधार पर एक टीम स्पिरिट, एक टीम वर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे वो चारों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, ऐसे ये चारों का भी जीवन के अंदर बहुत गहराई से कनेक्शन है। इतना ही नहीं, लेकिन उनका आपसी कनेक्शन भी बहुत गहरा है। लिसनिंग एबिलिटी है, मेंटली अवेलेबल है, तो टॉलरेंस कोई बड़ी बात नहीं लगती है उस समय। अडॉप्ट कर सकते हैं, बातों को डिसर्न कर सकते, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, सही डिसीजन आप ले सकते हैं, और सही डिसीजन लेने के कारण आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उसको लोग, जो जिसके अंदर वो शक्ति नहीं, तो वो सहयोग देने के लिए भी टीम उनके साथ जुड़ने लगती है कि ये व्यक्ति कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाता है। और टीम जो है तो टीम का सुनना भी पड़ता है। इसीलिए ये इंटरएक्टिविटी और उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये आठों का बहुत गहरा संबंध है हमारे लाइफ में, इन ऑर्डर टू लीड फ्रॉम विद इन। लेकिन उसके साथ कुछ क्वालिटीज चाहिए। जिस तरह से लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, तो पेशेंस, धैर्यता,
अगर व्यक्ति के अंदर धैर्यता नहीं है तो वो कभी अपने लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ा नहीं सकता है, और वो हमेशा इंफॉर्मेशन उसके पास आती नहीं है, और इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो रॉन्ग डिसीजंस लेना, और बार बार अगर रॉन्ग डिसीजंस लिया लाइफ में तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। जीवन में कभी कभी डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, नेगेटिव सोच का शिकार बनने लगता है, क्योंकि बार बार फेलियर जब उसको मिलता है, राइट डिसीजन ही नहीं लेता है, उसके साथ फिर कोई खड़ा नहीं रहता है कि भाई ये हमेशा ये गलत डिसीजन लेता है, तो कौन खड़ा रहेगा गलत डिसीजन लेने वाले के साथ? तो टीम उसकी बनती नहीं, अकेला हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है वो लाइफ में अकेला रह जाता है। तो इसीलिए पेशेंस बहुत आवश्यक है। मेंटल अवेलेबिलिटी के लिए हु कैन बी मेंटली अवेलेबल, उसके लिए कौन सी वैल्यू चाहिए? अच्छा, कौन मेंटली अवेलेबल नहीं रहता है? आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। बाद में ईगोइस्टिक पर्सनालिटी। इसीलिए मेंटली अवेलेबल रहने के लिए ह्यूमिलिटी, ये वैल्यू बहुत जरूरी है, तभी हम उसको विकसित कर सकते हैं। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो हम मेंटली अवेलेबल भी नहीं रह सकते। टॉलरेंस के लिए लव। आज एक मां बच्चे की हर हरकत को सहन कर लेता है, क्यों क्या कर वही प्यार करता है, इसीलिए उसकी हर हरकत सहन करता है, इसको बताता नहीं है। बाहर वालों के सामने फिर भी अपने बच्चे की महिमा ही करेगा, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? प्रेम है इसलिए सहन होता है, लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां सहन भी नहीं करेगा कोई। और अडैप्टेबिलिटी के लिए मैच्योरिटी, कब अडॉप्ट करना है, कितना अडॉप्ट करना है, कहाँ अडॉप्ट करना है, वो समझ भी, वो मैच्योरिटी भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए जितना आध्यात्मिकता क्या मदद करती है, हमको मैच्योर बनाती है। आध्यात्मिकता इसीलिए आवश्यक है लाइफ में, क्योंकि वही हमारे अंदर वो मैच्योरिटी को विकसित करती है। बिना आध्यात्मिकता के मैच्योर नहीं हो पाते हैं। दुनिया के अंदर भी जो मैच्योर होते हैं, अनुभवी बनते हैं, वो जब कोई ना कोई आध्यात्मिक बात को अप्लाई करते हैं, भले उनको आध्यात्मिकता क्या है मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली ट्रेंड ऐसा है तो वहां से उसने सीखा है तो वो अप्लाई करने लगता है, तो यही तो उसकी मैच्योरिटी बढ़ाता है, और मैच्योरिटी से ही अडैप्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। डिसर्न करना कब होता है? जब नॉलेज है, और नॉलेज ही हमें वो क्लैरिटी देता है, सही क्या है गलत क्या है उसको पहचानने की क्षमता देता है। कोई बात में अनजान है, अनजान होने से फिर क्या होता है, सही गलत को पहचान नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें सही गलत क्या है उसको डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता देता है। और डिसीजन के लिए, राइट डिसीजन लेने के लिए आंतरिक स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। जितनी हमारे अंदर आंतरिक स्टेबिलिटी है, संतुलन है, माइंड बॉडी इमोशंस की स्टेबिलिटी या उसका संतुलन तो देखा, लेकिन जीवन के अंदर ये वैल्यूज की भी बहुत आवश्यकता है। जितनी आंतरिक एक स्टेबिलिटी है, मन फोकस्ड है, स्टेबल है, तो हमें डिसीशंस लेने में बहुत हेल्पफुल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। और टीम वर्क क्रिएट करने के लिए कोऑपरेशन, सहयोग देना लेना, इसलिए उसको देवताई गुण माना गया। सहयोग न देना न लेना ये आसुरी गुण माना गया है।
और उसको देवताई गुण, सहयोग देना और लेना, ये दैवी गुण है, देवताई गुण है ना। तो ये आठों के लिए, ये आठों एबिलिटीज को विकसित करने के लिए, ये आठों वैल्यूज जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। वैल्यूज को हम अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं और उसी के आधार से ये एबिलिटीज को विकसित कर सकते हैं। अब इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, लिसनिंग एबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टॉलरेंस और अडेप्टेबिलिटी, और दूसरी चार, दिस फोर इज समथिंग यू हैव टू बी and this four is something you have to do. We are all human beings, so the being part, you have to be a good listener, you have to keep yourself mentally available, you have to tolerate, and you have to adapt. ये being part है हमारा, तभी हमारी जो कार्य क्षमता है वो सही हो सकती, तभी हमारे जो सही गलत को पहचान करने की शक्ति, डिसीशंस लेने की शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्षमता और टीम वर्क क्रिएट करने की। सो दिस फोर इज समथिंग वी आर एबल टू डू। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन मंडे मॉर्निंग और फ्राइडे इवनिंग बहुत अंतर पड़ता है, या सुबह और शाम में। सुबह को हमारी लिसनिंग एबिलिटी कैसी होती है? सुबह को हमारी लिसनिंग एबिलिटी मैक्सिमम, सुबह सुबह फ्रेश है, कोई भी हमें बात सुनाता है हम सुन लेते हैं। वी कीप आवरसेल्फ मेंटली अवेलेबल ऑल्सो। कोई ऐसी हरकत करता है, टॉलरेट, लेट गो कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन शाम को आफ्टर अ हेक्टिक डे, स्ट्रेसफुल डे, और कोई बात सुनाने आता है तो क्या करेंगे? चिढ़ जाएंगे। या मंडे मॉर्निंग बहुत अच्छे से शुरू किया आपने, और फ्राइडे इवनिंग क्या होता है? लिसनिंग पावर मिनिमम हो जाता है, मेंटली अवेलेबल लिमिटेड हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। तो इसीलिए देखा जाता है कि फ्रेश जितना व्यक्ति रहता है उतना उसकी एबिलिटीज मैक्सिमम होती है, और जितना वो स्ट्रेस्ड होता है उतनी ये क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ये कंटिन्यू हमारी लाइफ में चलता है। इसीलिए कई लोगों को अगर छुट्टी पास करानी होती है तो क्या कहते हैं? सुबह सुबह चले जाओ, हाँ कर देंगे, शाम को नहीं जाओ, आज सारा दिन बहुत टेंशन वाला गया है, और ये दो बातें सुनने को मिलेगी, है ना। मंडे मॉर्निंग बहुत अच्छा, आज फ्रेश मूड है, जो करवाना चाहो करवा लो। लेकिन फ्राइडे इवनिंग आफ्टर अ हेक्टिक वीक ये क्षमता भी क्षीण हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम, तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ये चलता रहता है हमारी लाइफ में, और इसी के आधार पर हम लीड कर सकते हैं या हम डाउन हो जाते हैं और किसी के पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम लीड नहीं कर सकते हैं और हमें फॉलोवर ही बनना पड़ेगा, हम कभी लीडर नहीं बन सकते। क्या बनना चाहते हैं, लीडर या फॉलोअर? लीडर। तो ये कैपेसिटी को इंक्रीज करना ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम जीवन भर फॉलोअर ही रहेंगे, किसी के पीछे ही चलना पड़ेगा, हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए तरसो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की इतनी महिमा होती है। क्यों? क्योंकि गणेश जी के पास ये 8 एबिलिटीज मैक्सिमम, बिग ईयर्स,
he is a very good listener. So be a Ganesha. Being Ganesha. दरसों खाली हम पूजा करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन आई हैव टू बी दैट इन माई लाइफ ऑल्सो, है ना। गणेश जी की कहानी है कि भाई उसको पार्वती जी ने क्रिएट किया अपने शरीर के उससे। शंकर जी तपस्या करने गए थे और गणेश जी बड़े आज्ञाकारी थे, और उसको कहा गया कि भाई तुम दरवाजे पर बैठना, किसी को आने नहीं देना। और उतने में शंकर जी तपस्या करके आए और उसको रोका गया कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते हो, इस वक्त मेरी माँ की आज्ञा नहीं है। तो शंकर जी को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने सर ही उसका उड़ा दिया। पहली बात, क्या तपस्या का रिजल्ट एंगर है? इतने सालों की तपस्या कैलाश पर्वत से करके आए और उसका रिजल्ट क्या कि एक छोटे बच्चे का सिर उड़ा देना, क्या ये रिजल्ट हो सकती है तपस्या की? नहीं। लेकिन सचमुच परमात्मा इस समय इस संसार में जब आते हैं तो हम सबका भी गला उड़ा देते हैं। कौन सा गला, कौन सा सर? अभिमान वाला सर उड़ा देते हैं और गणेश जी वाला सर लगा देते हैं। गणेश जी वाला सर लगाना अर्थात वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भर देता है। मेक्स अस हम्बल, मेक्स अस अ वेरी गुड लिसनर। के लिसन, बड़ा कान दे दिया, बी अ गुड लिसनर, बी अ गणेश। गणेश जी की खाली पूजा नहीं करते, बनना है हमें भी। अपना अहंकार का सर जब तक उतारेंगे नहीं तब तक लाइफ में विजडम आएगी नहीं। लाइफ में विजडम लाना है, ज्ञान को पेनेट्रेट होने देना है, उस शक्ति को, क्षमता को विकसित करना है, तो हमें भी अहंकार के सिर को उड़ाना होगा, उड़ाना होगा। तब तक हम गणेश जी बन नहीं सकते। सो बड़े कान सिग्निफाइज इज अ वेरी गुड लिसनर। उसके साथ बड़ा सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटल अवेलेबिलिटी। प्रेजेंस ऑफ माइंड आज की दुनिया में जीना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तीसरा, आशीर्वाद का हाथ, पावर टू टॉलरेट, कि कोई कुछ भी करे फिर भी मुझे क्षमा करना है, फिर भी मुझे उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। वो वाइब्रेशंस देना है, ब्लेसिंग्स देना है। चौथा, पावर टू एकोमोडेट, बड़ा पेट है, एडाप्टेबिलिटी। किसी ने कुछ भी कहा उसको समाते जाओ, संभालो संभालो, पावर टू एकोमोडेट। फिर है छोटी आंखें, डिस्क्रिमिनेशन पावर, सही गलत को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। और उसके साथ एक पैर ऊपर हमेशा गणेश जी का होता है, दूसरा पैर जमीन पर होता है। अनइन्फ्लुएंस्ड, इम्पार्शियल, डाउन टू अर्थ डिसीजंस। जो ऊपर है माना डिटैच्ड, इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो जाते छोटी छोटी बातों में, लेकिन जो डिसीजंस लेते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं। और उसकी सुंड जो है, इस सुंड में बहुत ताकत है, पेड़ के पेड़ उखाड़ सकती है। और एक बच्चा अगर सामने आ जाए तो इतना जेंटली उसको उठा करके अपने पीठ पर रख देता है। तो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी बहुत पावरफुल है। और मोदक या बूंदी के लड्डू उसके हाथ में दिए होते प्रसाद के रूप में। और ये क्यों दिए होते हैं? ताकि टीम बिल्डिंग, स्वीटनेस, बूंदी का लड्डू बनाने के लिए शुगर जरूरी है, स्वीटनेस, स्वीट टंग बहुत आवश्यक है। और उस स्वीटनेस से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं और उनके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा स्वीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन साथ में ये स्वीटनेस व्यवहारिकता में बहुत जरूरी है। अगर व्यवहारिकता में कड़वापन है, नेगेटिव है, तो कभी भी आपके पास कोई खड़ा रहना भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए कहा कि टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। तो ये 8 क्वालिटीज गणेश जी के पास है, और इसलिए इसको 2 पत्नी दिखाई, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि मीन्स द राइट मेथड, और सिद्धि मीन्स सक्सेस। यू कैन अचीव सक्सेस थ्रू द राइट मेथड ओनली। कभी भी गलत तरीकों से सक्सेस टेम्पररी मिल सकता है, सदाकाल नहीं मिल सकता है। तो इसलिए गणेश जी की खाली पूजा न करें, लेकिन गणेश जी बनने की उसमें से प्रेरणा ले और अपने आप को गणेश जी बनाए। इसीलिए गणेश जी को क्या कहते हैं? गुणनायक। गुणनायक मीन्स अ लीडर विथ ऑल इनर पावर्स एंड क्वालिटीज। गुण के आधार पर वो नायक बना। अष्ट विनायक, ये अष्ट शक्तियां, 8 एबिलिटीज उसके जीवन में है, और ही हैज द विजडम ऑफ यूजिंग दोज क्वालिटीज एट द राइट टाइम। तो लीडर विथ विजडम ऑफ यूजिंग द 8 इनर पावर्स। विघ्न विनाशक, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको इसी 8 एबिलिटीज के आधार पर आप खत्म कर सकते हैं। लीडर एबल टू ओवरकम all obstacles through the right application of his inner abilities at the right time. And सिद्धि विनायक, सिद्धि सफलता, विनय माना नम्रता के आधार पर। so leader who attains success through wisdom and humility in challenging times. तो इसीलिए ऐसा गणेश जी हमें भी बनना है, और तभी हम लीडर बन सकते। इसीलिए शिव जी ने कहा कि मेरी पूजा से भी उसकी पूजा पहले होगी, है ना? ही बिकम्स अ लीडर। मेरी पूजा से भी पहली पूजा उसकी होगी। तो दिस इज हाउ ही बिकम्स अ लीडर, राइट? सो लीडिंग फ्रॉम विद इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस 8 एबिलिटीज। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। कमेंट रिसीव। तो हो गया। सो थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन में बैठेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने ध्यान को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को देखें। एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। परमात्मा शिव की हम अमर संतान हैं। और सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मुझे अथाह शक्ति और क्षमता प्रदान किया है। मुझ आत्मा को
उस शक्ति और क्षमता को जीवन में ले आना है। और उसके लिए अपने भीतर के लीडर को जागृत करना है। धैर्यता के साथ संपूर्ण इंफॉर्मेशन को स्वयं में हासिल करना है। By being a good listener, श्री कृष्ण की तरह धैर्यता से सुनना है। नम्रता से अपने आप को मेंटली अवेलेबल रखना है। प्रेम से अपनी सहन शक्ति को विकसित करना है। तभी हम सम्माननीय बन सकते हैं। एडाप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी समय के साथ अपने आप को सहज ढाल सकते हैं। ऐसी मैच्योरिटी ज्ञान के आधार से विकसित करना है, ताकि हम सही गलत को पहचान सकें। और आंतरिक संतुलन से सही निर्णय कर सके। साहस के साथ जिम्मेवारी को उठा सके। और सहयोग की भावना से सबको मिला सके। ऐसे गुण नायक मुझे बनना है।
शिव की संतान, अहंकार को समाप्त करते हुए विनय को स्वयं में समाना है। आज के इस संध्या की टॉक से हम यही जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें। मुझे गणेश बनना है। सही विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। और सही अर्थ में गणेश जी का आवाहन घर में नहीं, जीवन में करना है। और इस तरह आज से अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। उद्देश्यपूर्ण दिशा, पर्पसफुल डायरेक्शन। और उसके लिए जो शक्ति और क्षमता चाहिए वो सर्वशक्तिमान परमात्मा से मुझे प्राप्त करनी है। अपने माइंड को फोकस करना है उस सुप्रीम परमात्मा की ओर और परमात्मा से उस शक्ति को स्वयं में प्रवाहित होने देना है। Let the energy flow from the higher source to the self, so that I can lead from within. ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।
बहुत सुंदर तरीके से कैसे अपने जीवन का लीडर बनकर लीड करना है, अष्ट शक्तियों को 8 जो भुजाएं कहते हैं वो सब जीवन में कैसे अपनाना है और गणेश जी कैसे बनना है, ये सब बातों के ऊपर अभी कैसे सच्ची गणेश चतुर्थी मनाना है, ये भी संदेश दीदी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। पास्ट 10 इयर्स से ये रिफ्रेशिंग संडे इवनिंग टॉक्स चलता है, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलती है हर हफ्ते का। और आप भी आई थिंक 3 बार तो एड्रेस किया है ये संडे इवनिंग टॉक्स का, तो हम वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड अगेन इन संडे इवनिंग टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी को मालूम है कि एवरी संडे इवनिंग 6:30 to 8 o'clock रिफ्रेशिंग संडे इवनिंग टॉक्स चलता है, जिसमें वाइड रेंज ऑफ वैरायटी टॉपिक्स लेकर देश विदेश के एमिनेंट स्पीकर्स के साथ ये संडे इवनिंग टॉक्स चलता है। इसमें आप सभी भी आ सकते हैं, जिनको भी इस इंफॉर्मेशन का चाहिए रहता है तो आप बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ताकि आपको मैसेज मिलता रहेगा। तो फिर से हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट संडे इवनिंग टॉक में। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। गुड नाइट।